कैसे हैं मेरे दोस्तों। आज के इस कंप्लीट वीडियो में आप सभी के साथ हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी के फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी साथी हैं। ऑल ब्रांचेस के लिए हमारा कॉमन होता है अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके हम न्यूमेरिकल्स, सभी न्यूमेरिकल्स का कह सकते हैं कि वन शॉट कवर करने वाले हैं। यानी अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो लगभग 5+ का स्कोर आप सभी न्यूमेरिकल से कर सकते हैं। अब 5+ का स्कोर न्यूमेरिकल से कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि 5 नंबर बहुत कम है, लेकिन मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता भी रखा है कि बीटीयूपी में फर्स्ट सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है सबसे डेंजर सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपका 25 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है, 25 का स्कोर करना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बैक्स आती हैं। तो ये जो 5 नंबर है ये सॉलिड नंबर होते हैं और बहुत इजी वे में न्यूमेरिकल्स को करवाया हूँ। जितना मैंने कराया है 1.5 घंटे के लेक्चर में आपका पूरा काम हो जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 5 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा आपको पाने से। क्रिस्टल क्लियर है। तो आप सभी वीडियोस को देख सकते हो। अगर आप सभी ने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स, ऐसे ही वीडियो लेक्चर और सभी PYQ पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी को मेन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हर साल के हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाले हैं उसको हमने प्रोवाइड किया है। तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि वीडियो को अंत तक वॉच करके आप सभी सारी चीज़ों को ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। 23.4 ग्राम NaCl दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, को 1000 ml जल में क्या किया गया, घोला गया। तो बिलियन की हमें मोलरिटी फाइंड करनी है, यानी m फाइंड करना है। आइए हम समझते हैं एक एक चीज़ को। देखो मोलरिटी का जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, ठीक है, मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारा, उसे m से डिनोट करते हैं, आप लोगों को पता है। मोलरिटी m बराबर होता है विलेय का भार, यानी जो घुल जा रहा है, जाके जो घुल रहा है, यानी 23.4 ग्राम NaCl ही तो घुल रहा है जा करके, यानी हम इसको लिख सकते हैं विलेय का भार, ठीक है। विलेय का भार अपान में हम क्या लिखेंगे, मोलरिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, विलेय का अणुभार, शॉर्ट में लिख देता हूँ लेकिन बोल पूरा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। विलेय का अणुभार और इनटू में रहता है वॉल्यूम, लेकिन वो रहता है लीटर में, ठीक है। कैसे रहता है, लीटर में। यहाँ पे लिख देता हूँ विलेय का अणुभार, नहीं तो भैया बाद में कन्फ्यूजन हो, विलेय का अणुभार, ठीक है। अब विलेय का भार अगर आप देखोगे तो 23.4 ग्राम जो जा रहा है वो 1000 ml के जल में क्या हो रहा है हमारा, कह सकते हैं कि प्रवाहित हो जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये लीटर में गिवन है और हमारा दिया गया है ml में। तो यहाँ पे अगर आप एज इट इज लिखोगे 1000 ml और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। ये नीचे वाला फैक्टर सॉल्व हो गया। अब विलेय का भार गिवन है एज इट इज 23.4 ग्राम, ठीक है। अब हमें अणुभार फाइंड कर लेना है, मोलरिटी हमारी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अणुभार कैसे फाइंड करते हैं, बहुत बार अभी बताया है। जैसे कि हमारा NaCl है, इसी का अणुभार हमको फाइंड करना है। Na का परमाणु भार दिया है 23, कार्बन का होता है 12, ठीक है। और आपका नहीं, कार्बन का तो यहाँ पे फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे क्लोरीन का फाइंड करना है, ठीक है। एज इट इज सी ध्यान में रखना है, कार्बन का नहीं है, ये क्लोरीन है। Cl जो है हमारा वो क्लोरीन है। तो अब हमको इसको कैसे फाइंड करना है, इसका कितना होता है, इसका होता है 35.5। याद रखना है 3-4 ही हैं, ठीक है, एज इट इज, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस से याद हो जाता है। तो 23 + 35.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58.5, ठीक है। अब 58.5 विलेय का अणुभार फाइंड हो गया, ठीक है, और लीटर ऑलरेडी मिला हुआ है। तो यहीं पे एज इट इज उतार दें हम सारी चीज़ों को, पेन चेंज करके। लो पेन कर लिया रेड। विलेय का अणुभार दिया हुआ 23.4 और अपान में हमने लिखना है कितना, 58.5। इनटू में हमारा 1 है, क्यों, क्योंकि ये हमने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो बस डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 0.4, और ये है मेरा मोलरिटी। बहुत इजी वे में आपने इसको फाइंड कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का है, फिर हम जो चीज़ पूछ रहा है उसको समझने। ठीक है, तो अगर हाइलाइटर मैंने ले लिया और यहाँ पे देखिए 0.5 दिया हुआ है और n लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों? इसका मतलब ये है कि हमें नॉर्मेलिटी दी है, यानी नॉर्मलता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता की वैल्यू दी है 0.5। ठीक है, अब इसके साथ साथ अब आपको ये ध्यान में रखना है कि नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम नॉर्मलता की फॉर्मूला लिख लेते हैं, उठा के लिखते हैं हम फॉर्मूला को डायरेक्ट। ठीक है, देखिए पहला होता है विलेय पदार्थ का भार। ठीक है, विलेय पदार्थ का भार का मतलब कौन चीज़ उसमें जाके मिक्स हो रही है। ठीक है, तो वही चीज़ हमसे पूछा जा रहा है, कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी विलेन बनाने के लिए। 200 ml विलेन बनाने के लिए NaOH की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, यानी हमें यहाँ पे NaOH का भार पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात। ठीक है, यानी हमें W की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी हमारे जब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है उसमें पहला होता है W, यानी विलेय पदार्थ का भार। लेकिन ध्यान रखना इस बात का, ये जो होता है ये ग्राम में होता है, ग्राम में। ठीक है, जैसे ऊपर अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था वो किस में था? किलोग्राम में, लेकिन ये ग्राम में होता है। उसके बाद हमारा क्या फॉर्म इसमें आता है? इसमें आता है विलेय का तुल्यांकी भार। नीचे लिख देता हूँ तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांकी भार। अब देखो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सब काम हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूला ही नहीं पता रहेगा तो दिक्कत है। विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, गुणे करना है 1000 का ऊपर में। ठीक है, और अपान में लिखना है क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? इसका मतलब होता है आयतन। ठीक है, अब थोड़ा इसको कोड वर्ड में लिखते हैं। ठीक है, ये W विलेय का भार है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, W अपान E इंटू 1000 अपान वॉल्यूम V, और नॉर्मेलिटी को हमने लिख दिया N। अब हमसे पूछ क्या रहा है मेरे प्यारे साथियों? NaOH की मात्रा, यानी हमसे पूछा जा रहा है W की वैल्यू। तो अगर हम W को एज इट इज़ यहाँ पे उठा के रख दें तो W बराबर क्या हो जाएगा? N इंटू E हो जाएगा, और V भी उसी में जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 1000। क्या हो जाएगा? 1000। अब जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो चीज़ें देख लीजिए, जो चीज़ नहीं दी गई है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप V की वैल्यू देखोगे तो 200 ml दिया हुआ है वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि विलेन बन चुका है तो ऑलरेडी उसका पूरा वॉल्यूम 200 ml का है। लेकिन हमको विलेन बनाने में जितने NaOH की मात्रा यानी भार है उसको फाइंड करना है। वॉल्यूम तो ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, क्योंकि 200 ml का विलेन है। और अब हमको E देखना है, यानी तुल्यांकी भार देखना है, और इसमें नॉर्मेलिटी N दिया हुआ है, N यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 0.5, यानी अब हमको सिर्फ E की वैल्यू को फाइंड करना है बस। तो आइए तुल्यांकी भार को फाइंड करते हैं। ठीक है, E बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तुल्यांकी भार। अब देखो यहाँ पे NaOH की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो NaOH को लिख लो। अब इन्हीं के जितने भी परमाणु भार होते हैं, जैसे Na का परमाणु भार कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, और ऑक्सीजन का 16 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया। कितना हो गया टोटल? 16 1 17, 17 3 20 20 40, यानी ये आपका हो गया तुल्यांकी भार। क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? तुल्यांकी भार। अब जब E की वैल्यू भी फाइंड हो गई तो हमें तो अब भार को फाइंड करना है। कुछ नहीं, इसी में जाकर के हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। N की वैल्यू दी है 0.5, ऊपर हमने बताया। E की वैल्यू कितनी आ गई? 40। वॉल्यूम कितना दिया है? 200। अपान में क्या है? 1000। इसी का क्या कर लो मेरे प्यारे साथियों? बस गुणा भाग कर लो। कितना आंसर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों? देख लीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये बचा 4 4 25 20। कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों? कितना आ गया आपका यहाँ पे? यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल जो आएगा वो देख लेते हैं। गुणा टोटल करके आएगा 2.5, आधा का गुणा 4 में करोगे 2 हो गया, यहाँ पे 2 शेष रह गया। ठीक है, तो कितना हो गया ये आपका ओवरऑल। देखो ये तुल्यांकी भार नहीं फाइंड कर रहे हैं, ये हम भार को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, जो हमें आंसर पूछ रहा था वो हम फाइंड कर दिए कि यहाँ पे 4 ग्राम जो NaOH है यूज करेंगे
0.5 नॉर्मेलिटी में, तो 200 ml का हमारा विलयन तैयार हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। तो चलिए हम फटाफट से पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और एक एक चीज़ को आप सभी के साथ समझाते हैं। पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम टेकन लगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम हाइलाइटर उठा लें तो हमसे पूछा क्या गया है, तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो हमसे पूछा गया है मोललता। क्या पूछी गई है? मोललता। पहले अगर मोललता पूछी गई है तो हम समझेंगे कि मोललता है क्या और इसको फाइंड कैसे करते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चंस को पढ़ करके समझाएंगे। अगर हम उन चीज़ को समझ गए कि हमें जो फाइंड करना है वो एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, जिसकी बेसिस पे मोललता फाइंड होगी, तो उसके बाद हम उन चीज़ों को फाइंड करेंगे जो मोललता को फाइंड करने में आवश्यक है। तो चलिए हम पहले मोललता को यहाँ पे लिखते हैं। अब पहले नंबर तो हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं कि मोललता हम नहीं लिखने वाले हैं, मोललता को हम एम से डिनोट करते हैं। किससे? मोललता को हम एम से डिनोट करते हैं। अब मोललता होती क्या है लिखते हैं, उसके बाद एक एक चीज़ एग्जाम्पल के बेसिस पे समझ में आएगा। विलेय के मोलों की संख्या लिखना है क्या? m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या। उसके अपान में क्या रहेगा भैया? उसके अपान में रहेगा विलायक का भार। क्या रहेगा? विलायक, ठीक है, का भार, ठीक है। अब ये जो विलायक का भार रहेगा वो किलोग्राम में रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब दो चीज समझना इंपॉर्टेंट है। क्या क्या समझना इंपॉर्टेंट है? एक तो आपका ये विलेय कौन सा है सब क्वेश्चन में, और एक विलायक कौन सा है, ठीक है, समझो। अब देखो ये जो सीरा है ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये है आपका बिलियन। क्या है? बिलियन। कैसे कह रहा हूं मेरे प्यारे साथियों बिलियन है ये? देखो आपने चीनी प्लस पानी इन दोनों को मिलाया तो क्या बन के आया? सीरा, ठीक है। तो सीरा जो है आपका वो क्या है? बिलियन। अब हमें दो चीज फाइंड करना है, एक विलेय और एक विलायक। देखो जो चीज आपका किसी चीज में घुल जा रहा है, ठीक है, अब जो चीनी है वही तो पानी के अंदर घुलेगी, चीनी ही तो पानी के अंदर घुलेगी। तो पानी क्या है? पानी है विलायक। क्या है? पानी है विलायक। और चीनी जो है वो क्या है? विलेय। तो ध्यान देना है कि विलेय के मोलों की संख्या यानी चीनी के मोलों की संख्या फाइंड करनी है, और विलायक क्या है? पानी, ठीक है। तो पानी का जो भार है, कितना पानी यूज हुआ है, वो चीज़ फाइंड हो जाए तो हमारे मोलों की संख्या फाइंड हो जाएगी। मुझे आशा है कि बहुत इजीली ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब देखो सीरा है, सीरे की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 214.2 ग्राम। और चीनी की वैल्यू दी है 34.2 ग्राम, ठीक है। आइए उठाते हैं, क्या किस चीज़ को उठाते हैं? पेन को। देखो अगर हम नीचे वाले को फाइंड करें विलायक का भार, ठीक है, विलायक के भार को फाइंड करते हैं नीचे, तो हमारा 214 ग्राम क्या दिया हुआ है? सीरा 214 ग्राम। और फिर अगर इसमें से हम चीनी को घटा दें यानी चीनी के भार को घटा दें तो कितना आ जाएगा वैल्यू? ये आ जाएगा 180 ग्राम, ठीक है। फिर से समझाएंगे, अभी एक मिनट समझिएगा। देखो 180 ग्राम चीनी हमने लिया और 180 ग्राम हमने क्या लिया? पानी लिया, और हम 34.2 ग्राम क्या लिए? चीनी लिए। इन दोनों को हमने मिलाया तो क्या मिला? हमको 214 ग्राम का सीरा मिला। तो हम पानी को फाइंड करने के लिए क्या किया कि 214 ग्राम सीरे में से, यहां लिख देता हूं सीरा, ठीक है, सीरा 214 ग्राम सीरा में से 34.2 ग्राम चीनी को हटा दिए तो 180 ग्राम जो है वो विलायक मिल गया। क्या मिल गया? विलायक। यानी पानी हमारा जो था विलायक था इस समय के लिए, और वो मिल गया। क्लियर है बात? तो जो विलायक का भार था यहाँ पे वो मिल गया 180 ग्राम। कितना मिल गया? 180 ग्राम। मुझे लगता है कि नीचे वाले टर्म को हमने फाइंड कर लिया है। अब ऊपर वाले टर्म यानी विलेय के मोलों की संख्या को हमको फाइंड करना है, ठीक है। मोलों की संख्या क्या होगी? आइए विलेय के मोलों की संख्या का फार्मूला लिखते हैं आप लोगों के सामने, ठीक है।
मोलों की संख्या का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, उसके बाद चीज़ें समझ में आएंगी आप लोगों को। यहाँ पे लिखते हैं विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। ये बराबर क्या होता है, ये होता है बराबर आपका विलेय का भार। विलेय का भार का मतलब समझ रहे हो मेरे प्यारे साथियों, विलेय का मतलब कि जो उस विलयन में जाके घुल गया, यानी 34.2 ग्राम चीनी जो थी वो क्या की, उस जो भी सीरा है उसमें जाके घुल गई, यानी विलेय का भार कितना है इस समय, इसमें है 34.2 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे देखे तो हाँ 34.2 ग्राम चीनी, यानी चीनी तो इस समय विलेय है और वो विलेय जा करके उस विलयन में घुल गया, यानी 180 ग्राम पानी को उठाया और सीरा बन गया, ठीक है भैया। अपान में जो है हमारा अणुभार है, ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय इस समय क्या है मेरे प्यारे साथियों, पता है आपको, चीनी, ठीक है। क्या है यहाँ पे, चीनी क्या है इस समय के लिए, विलेय है, ठीक है। चीनी का सूत्र दिया है इस समय C12H22O11, ठीक है। अब अणुभार फाइंड करने के लिए आइए अणुभार फाइंड करेंगे। C क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन में देख लेते हैं, C12H22, ठीक है, O11। अब अणुभार कैसे फाइंड करते हैं, आइए। कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12, कितना अणु दिया हुआ है इसका, 12, प्लस कर दीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कितना अणु है, 22, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, कितना अणु है, 11, गुणा कर लीजिए, ठीक है। 12 बराबर में 144 प्लस 22, ठीक है, और उसके साथ साथ 16 गुणे 11, 16 गुणे 11 करिए कितना हो गया, 16 धाम में 160 और 166, ठीक है। 16 धाम में 160 और 16 के 16 176, ठीक है। इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों जोड़ने के बाद हमारे हिसाब से आ रहा है 342, ठीक है। 6 2 8 4 12, 7 2 9 4 13, 1 14, 1 2 1 3, 1 2 1 2 और 1 3, 342, ठीक है। ये अणुभार निकल गया, यानी यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए 342। इन दोनों को अगर काटापीटी कर लोगे तो कितना आएगा बताओ, ठीक है, ये आ जाएगा 0.1, यानी हमको दो वैल्यू मिल गई। कौन कौन सी वैल्यू मिल गई, एक तो वैल्यू 180 ग्राम की मिल गई और एक 0.1 ग्राम की मिल गई, ठीक है। हमें दो ही चाहिए थी, विलेय के मोलों की संख्या के लिए नहीं, हाँ विलेय के मोलों की संख्या चाहिए था और उसके बाद विलेय का भार चाहिए था, यानी 0.1 हमको यहाँ पे मिल गया और 180 मिल गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर एक टर्म देखेंगे आप तो ये लिखा है kg, ठीक है, क्या लिखा है, kg लिखा हुआ है। तो 180 समय ग्राम में है, तो इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 1000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब 1000 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.18। तो अब हमारा विलेय के मोलों की संख्या 0.1 है और ये है 0.8। अब हमारा निकल जाएगा मोललता, क्या निकल जाएगी, मोललता। लिख देते हैं m बराबर आपका आ गया, विलेय के मोलों की संख्या हो गई 0.1, ठीक है, 0.1, और ये हो गया 0.18 क्योंकि विलायक का भार। अब इन दोनों को कर दो क्या आप डिवाइड, ये आ जाएगा 0.555 और ये आपका हो गया क्या, इसको हम कहते हैं आपका m, ठीक है। और इसका मात्रक जो होता है वो होता है मोल, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है, मोल पर केजी। ये आपका आंसर हो गया। आइए बीटीयूपी का क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है, बहुत इजी वे में। जो पहला क्वेश्चन कराया अभी इसके पहले वाला उसी की तरीके का है, बहुत इजी वे में आप कर पाओगे। आइए 1.4 ग्राम N2 है, उसको हम 500 ml जल में घोले हैं, विलयन की मोलरिटी को फाइंड करना है। अगर मोलरिटी हमारा फाइंड करना होता है तो हमें m लिखना होता है, और मोलरिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है विलेय का भार। क्या होता है,
विलेय का भार, ठीक है, विलेय का भार और अपान में विलेय का अणुभार, ठीक है, विलेय का अणुभार और इनटू में होता है वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। लेकिन ये होता है लीटर में। किस में होता है? लीटर में। और ये होता है ग्राम में। अब विलेय का भार का मतलब कोई भी 500 ml का विलयन है, ठीक है, उसमें ये जा करके 1.4 ग्राम क्या हो जा रहा है? घुल जा रहा है, यानी ये विलेय है, जाके घुल रहा है, ठीक है। तो हमारा विलेय का भार जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.4 ग्राम। अब अणुभार नहीं दिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एज इट इज देखेंगे तो N2 है, यानी नाइट्रोजन का हमारा 2 मोल है, ठीक है, N2 है। यहीं पे लगे, यहाँ सॉल्व करेंगे। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14, ठीक है, और इसका 2 मोल है तो 2, यानी ये अणुभार भी फाइंड हो गया। अब इनटू में हमारा वॉल्यूम है 500 ml का, लेकिन हमें चाहिए लीटर में, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग दे देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, 1000 से हमने भाग दे दिया। अब क्या आ गया यहाँ पे? 0.5, ठीक है। चलिए एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं। 1.4 हो गया और अपान में 14 दूना 28 हो गया और इंटू हो गया 0.5। कुछ नहीं, एज इट इज इसको ऐसे ही निकाल लो। ये हो गया आपका 0.5 हो गया 14 और 1.4 ये आ गया 0.1 m, ठीक है, 0.1 m। तो देख लीजिए, ये BTUP का बहुत ईजी सा क्वेश्चन आपको 2 नंबर दे के चला गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 ग्राम NaOH, 2 ग्राम NaOH का मतलब समझ रहे हो? 2 ग्राम जो है यह है विलेय का भार। क्या है? विलेय का भार, यानी ये जाकर के विलेय हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। कितना? 2 ग्राम जा करके क्या हो रहा है? घुल रहा है। किसमें? विलेयन के अंदर, ठीक है। अब विलेयन कितना है हमारा? कितने ml बिलियन है? 500 ml बिलियन में घुल रहा है, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आयतन। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देना, वॉल्यूम का मतलब जो होता है वो आयतन। आयतन में घुल रहा है कितने? 500 ml में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 500 ml आयतन में घुल रहा है। अब हमें फाइंड करनी है मोलैरिटी। पहले हम NaOH जो दिया हुआ है इसका क्या कर लेते हैं? अणुभार फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि मोलैरिटी के फॉर्मूला भी ऊपर ही लिखा था। मोलैरिटी के फॉर्मूले में होता है विलेय का भार, यानी दिया हुआ है 2 ग्राम, और अपान में होता है विलेय का अणुभार। अणुभार का मतलब होता है कि Na का परमाणु भार कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, यानी हो गया ये पूरे 40। और इनटू में वॉल्यूम कितना है? 500 ml, लेकिन हमको फाइंड करना है लीटर में, तो इसको हम कर लेते हैं 1000 से डिवाइड, ठीक है। अब इसी को फाइंड कर लो, अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह मोलैरिटी आपकी फाइंड हो जाएगी। चलिए निकालते हैं। ये हो गया टोटल 40 और ये 0.5, यानी 40 में 0.5 का करोगे तो 20 आ गया, यानी 2/20, यानी आपका आ गया 0.1 m, यानी मोलैरिटी, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे मोलैरिटी तो दिया ही दिया है, आपको नॉर्मेलिटी भी दिया हुआ है, तो नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करेंगे? एज इट इज नॉर्मेलिटी भी फाइंड कर लेंगे, लेकिन नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अलग होता है। तो नॉर्मेलिटी की फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे? आइए यहाँ पे हम लिखते हैं नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी का मतलब नॉर्मलता, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का भार। क्या होता है? विलेय का भार। यहाँ पे लिख लेते हैं विलेय का भार। विलेय का भार कितना दिया हुआ है? ठीक है, ये ग्राम में यूज करते हैं, ठीक है। विलेय का भार कितने यूज है? विलेय का भार कितना हुआ है? 2 ग्राम, ठीक है। अपान में होता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालते समय उसके कह सकते हैं कि जो अणु होते हैं उनको नहीं यूज करते, जैसे N2 है वो नहीं यूज करते, ठीक है। तो NaOH में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो डायरेक्ट इसका ही निकाल लेते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने निकाल ही रखा है, यहाँ पे ये निकाल रखा है तुल्यांकी भार, ये यहाँ पे अणुभार के बराबर है। लेकिन जैसे Na2 दिया हुआ होता है तो नाइट्रोजन का 2 हम निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन Na है यहाँ पे सोडियम है, ना कि एक नाइट्रोजन है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये तो 40 हो गया, विलेय का भार निकल गया और अणुभार 40 निकाल लिया हमने।
तुल्यांकी भार निकाल लिया, अब इसे अणुभार के रूप में देख रहे हैं। और इनटू में हम रखते हैं 1000, और यहाँ पे वॉल्यूम रखते हैं, आयतन को रखते हैं ml में रखते हैं, ना कि लीटर में रखते हैं। तो आयतन हमारा 500 हो गया, क्योंकि हमें ऑलरेडी देखो ml में ही दिया हुआ है। कुछ नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 5 दूनी 10, और विलेय का भार दिया है 2, ठीक है, विलेय का भार दिया है 2/40, इंटू में हो गया 10 और बटे 5, ठीक है, 10 चौका 40, 2 दूनी 4, ये हो गया 1/10, यानी 0.1 नॉर्मेलिटी। क्या आ गया? नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये हमारा मोलैरिटी जो आप सभी का सॉल्यूशन चल रहा है चैप्टर, उसका एक लास्ट क्वेश्चन है, जो कि अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो BTUP 2024 का एक तीखा और तेज सवाल है। और इसमें आप सभी को हिंदी और इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं इसको हिंदी में कह सकता हूँ कि समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझो। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो तो जान जाएंगे, लेकिन जो हिंदी वाले हैं अगर उनको दिक्कत हो रही है तो ये समझो कि हमारा कोई भी हमारा 2 सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। 2 सॉल्यूशन यानी 2 बिलियन कोई दिया हुआ है, यहाँ पे कोई एक रखा हुआ है, यहाँ पे कोई एक रखा है। दोनों को हमने क्या कर दिया? मिक्स्ड कर दिया, ठीक है। अब दोनों को मिक्स्ड कर दिया, उसके बाद से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, क्या कहता है? एक का वॉल्यूम है 400 ml, जिसकी मोलरिटी दी हुई है 1.5। मोलरिटी को m से डिनोट करते हैं, यानी 1.5 मोलरिटी दी हुई है। एक का वॉल्यूम है 520 ml, उसकी मोलरिटी दी हुई है 1.2 मोल, ठीक है, m। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में हम मिक्स कर दे रहे हैं, तो हमारा जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसकी मोलरिटी पूछ रहा है, ठीक है। यही एक हमारा कह सकते हैं कि क्वेश्चन है। अब इसको हमको सॉल्व कैसे करना होता है वो समझिए। फाइनल मिक्सचर की मोलरिटी को हम लिखते हैं mf से। किससे लिखेंगे? mf से। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? m1 v1 प्लस m2 v2 अपान में v1 प्लस v2, ठीक है। इसको देखते ही आधे बच्चे को तो खत्म हो गया दिमाग में से, मतलब समझ में आ गया कि करना क्या, लेकिन ट्रिक ध्यान देना, ट्रिक समझना जरूरी है। अगर आप इसको m1 मान रहे हो, इस वाले को m1 हमने मान लिया, इस वाले मोलरिटी को हमने m2 मान लिया, इस वाले को हमने v1 मान लिया, और इस वाले को हमने v2 मान लिया। ट्रिक कहाँ पर है बस ध्यान दीजिएगा। अगर आप v1 देखोगे तो दिया हुआ है 400 ml, लेकिन मोलरिटी के फॉर्मूले में हम ml में नहीं लेते, हम किस में लेते हैं? लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। इसी तरीके से v2 को देखोगे तो ये 520 दिया हुआ है ml में, तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लीटर में। बस कहानी खत्म, यही तो हमारा सॉल्यूशन है। आइए समझते हैं सॉल्यूशन को, एक एक करके समझेंगे। फाइनल मिक्सचर को लिख लेते हैं एज इट इज। m1 कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 1.5। v1 कितना दिया हुआ है? 400 में 1000 का भाग दोगे तो 0.4 आएगा। m2 दिया हुआ 1.2, अगर 520 में 1000 का भाग दोगे तो 0.52 आएगा। v1 प्लस v2, v1 कितना दिया हुआ है? 0.4 और 0.52। बस इसी को क्या करना है मेरे प्यारे साथियों? इसी को क्या करना है? कुछ नहीं, जोड़ घटा लेना है। और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो ना जोड़ पाए, तो इसका हम फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा, ऊपर वाले को कर लोगे, जो गुणा भाग कर लोगे तो 1.224 आ रहा है, और नीचे वाले का आ जाएगा 0.92, ठीक है। कितना आ जाएगा? अरे 0.40 है और 0.52 है, ठीक है। तो 50 40 90 2 92 हो गया, ऊपर वाले को गुणा कर लोगे तो अप्रॉक्स जो आएगा 1.33 मोल यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। मोलरिटी यहाँ पे आ जाएगी 1.33। तो ये हमारा जो यूनिट 1 कह सकते हैं कि यूनिट 1 में जो आपका सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल आते हैं वो ये आपके यहीं से न्यूमेरिकल आते हैं। इसका हमने 1 शॉट कवर करा दिया है। अब आगे हम जो भी चैप्टर हैं, जैसे कि आप सभी का कठोरता वाला, उन सबको कवर कराते हैं। तो चलिए अब हम ईंधन के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। ईंधन के न्यूमेरिकल्स में हमारा ये BTUP का न्यूमेरिकल है, मतलब BTUP एग्जामिनेशन 2024 में आया हुआ न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अब आपकी स्क्रीन पर थोड़ा इंग्लिश लिखा हुआ है, तो आप सभी ऐसा नहीं हो कि डर जाएं, ठीक है। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है एक्चुअल कह रहा है क्वेश्चन। 5 ग्राम ऑफ फ्यूल, ठीक है,
5 ग्राम हमने क्या लिया, ईंधन लिया, ठीक है। और जिसने क्या किया, प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न किया 32,000 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी, ऊष्मा को। कोई 5 ग्राम कोयला लिया और उसको हमने जलाया तो 32,000 किलो जूल हीट एनर्जी हमें निकली पूरे कंबस्चन में, यानी पूरा जब जल गया तो 32,000 किलो जूल हमें एनर्जी हीट के रूप में मिली, यानी ऊष्मा के रूप में, गर्मी के रूप में मिली। तो हमें कैलोरीफिक वैल्यू को फाइंड करना है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं, बहुत प्यार से सॉल्व होगा। फ्यूल कितना है, ठीक है, मास मानिए मास ऑफ फ्यूल लिख देता हूँ, मास ऑफ फ्यूल मतलब ईंधन का द्रव्यमान, ठीक है, ईंधन का द्रव्यमान बराबर कितना है हमारा, 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम। उसके साथ साथ अब हीट प्रोड्यूस, यानी आपका हीट मिल रही है, ऊष्मा, हीट, यहाँ पे ऊष्मा भी लिख देता हूँ। ऊष्मा कितनी मिल रही है हमारी, 32,000, ठीक है, किलो जूल, ठीक है। ये एक्चुअल में 32,000 नहीं है, 3,20,000 किलो जूल है, ठीक है। खैर जो भी है, हमें वैल्यू देखनी है, ध्यान नहीं देना है कि क्या है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू का, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, और अपान में यानी ऊष्मा कितना, और मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल यानी हीट कितनी है 320, 3 टाइम 0, मास ऑफ फ्यूल है 5 ग्राम, ठीक है। अभी कितना आ गया आपका, ये आ गया 6400, ठीक है, 64,000 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। ये आपकी कैलोरीफिक वैल्यू आ गई। अब अगर इसे पर केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से गुणा कर दो, ठीक है, सॉरी किलो जूल पर ग्राम। इसे अगर केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप सभी 1000 से गुणा कर दोगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कठोरता फाइंड करने का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की एक नमूने में CaSO4 दिया हुआ है, इस बार CaCl2 नहीं दिया है, CaSO4 दिया हुआ है, की मात्रा हमें 204 mg पर लीटर दी हुई है। CaCO3 के समतुल्य फाइंड करना है, ये भी चीज़ दिया हुआ है इस बार। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, एज इट इज हम पेन को करते हैं चेंज, ठीक है, पेन को हमने कर लिया चेंज। अब हमको क्या लिखना है मेरे प्यारे साथियों, पीला नहीं ठीक रहेगा, काला ही ठीक है। चलो CaSO4 एज इट इज लिखो, और इसके समतुल्य में हम किसके समतुल्य में हमेशा लेंगे, CaCO3 के लेंगे। इन दोनों का क्या निकालना है हमें, अणुभार। इधर का आपको ऑलरेडी पता है कि 100 आएगा, अभी ऊपर निकाला था। CaSO4 का निकाल लेते हैं, कैल्शियम का हो गया 40, यहाँ पे सल्फ़र का हो गया आपका 32, ऑक्सीजन का 4 यहाँ पे अणु लगा हुआ है, तो 16 चौका हो गया 64, 4 गुणे 16, बस जोड़ लो कितना आ गया, 136 के समतुल्य हो गया 100। 136 के समतुल्य 100 हो गया, तो हम 1 के समतुल्य निकालेंगे, तो 100/36 हो गया, ठीक है, 100/136 हो गया। भाई 136 ग्राम के समतुल्य अगर निकाल रहे हो तो 100 ग्राम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 100 ग्राम लिखना है, 100 ग्राम आ रहा है। तो 1 ग्राम के समतुल्य निकालो तो 100/136 हो गया। लेकिन जैसा कि हमने ऑलरेडी आप सभी को क्वेश्चन दिया हुआ है कि 204 के समतुल्य हमको निकालना है, तो 204 के समतुल्य कैसे निकलेगा, 1 दिया हुआ है तो 204 ग्राम लिख लो यहाँ पे, ये हो गया 100/136 इंटू में हो गया 204, ठीक है। बस अब इसी का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा आ गया 150। अब हमें यहाँ पे ppm दिया हुआ है, 2 mg पर लीटर में दिया हुआ है यहाँ पे कठोरता, तो बस आपको यहाँ पे 150 mg पर लीटर लिख देना है। मुझे आशा है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। ऊपर तो मैंने समझाने के लिए लंबा लंबा लिख दिया था, यहाँ पे कितना आसानी से मैंने कर दिया। यहाँ दोनों का अणुभार निकालना है, इक्वेट करना है, 1 ग्राम के लिए निकालना है तो 100/136 करना है, 204 ग्राम के लिए निकालना है तो 100/136 कर दिया, और फिर 204 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फटाफट से आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हमारा जो नेक्स्ट माइलस्टोन है वो है वाटर हार्डनेस निकालने का।
तो वाटर हार्डनेस के जो फॉर्मूले हैं उनको हम समझाएंगे और उनके न्यूमेरिकल को समझाएंगे। पहला ही क्वेश्चन BTUP 2024 में आया हुआ है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी रिपीट होता रहता है। एक कठोर जल के नमूने में 1.1 ग्राम नहीं 1.1 mg पर लीटर, mg पर लीटर लिखो या ppm लिखो, ठीक है, CaCl2 उपस्थित है। इसकी कठोरता ppm में फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं कलम चेंज कर लेता हूँ ज़रा। अब जब आप सभी को कठोरता फाइंड करने की बात आएगी तो किसी की रेफरेंस में फाइंड करने के लिए आती है, और वो रेफरेंस हमारा लिया जाता है CaCO3। किसके रेफरेंस में फाइंड करते हैं हम लोग? CaCO3 के रेफरेंस में फाइंड करते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ों को हम समझाने वाले हैं। और अगर मैं दूसरी चीज़ बताऊं, पहला हमारा इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं नोट पॉइंट लिख लो आप सभी, ठीक है। दूसरा हमारा नोट पॉइंट ये है कि जब हमारा ppm में फाइंड करने के लिए आता है तो 10 की पावर 6 याद रखना है। क्या याद रखना है मेरे प्यारे साथियों? 10 की पावर 6 लिख सकते हो या लिख सकते हो 10 लाख। क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे साथियों? 10 लाख। अब ये क्यों कह रहा हूँ? जो ppm होता है वो क्या होता है कि कोई भी वाटर है उसके 10 लाख पार्ट्स में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसकी संख्या जो होती है वो ppm कहलाती है। मतलब कोई भी जल के 10 लाख पार्ट्स में जल के 10 लाख पार्ट्स में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट के भागों की संख्या उसकी ppm कहलाती है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो आपको 10 की पावर 6 यानी 10 लाख याद रखना है। आइए हम सॉल्व कैसे करते हैं उस चीज़ को समझते हैं आप लोगों के साथ। देखिए, आपको CaCO3 के रेफरेंस में फाइंड करना है, तो रेफरेंस इधर रख लो CaCO3, और क्वेश्चन में गिवन है CaCl2, यानी CaCl2 की चीज़ें दी हुई हैं तो इधर लिख लो CaCl2। अब आपको इसी के रेफरेंस में फाइंड करना है। कुछ नहीं, एक ही वैल्यू गिवन है 1.11, ठीक है, mg पर लीटर। तो उसको हम छोड़ देते हैं एज इट इज़, 1.11 याद रहेगा। CaCl2 का हम क्या निकालेंगे? अणुभार। कैसे निकलेगा? कैल्शियम की वैल्यू कितनी है? परमाणु भार 40। उसके बाद Cl2 यानी क्लोरीन है, लेकिन उसका 2 आपका यहाँ पे है, तो 2 गुणे 35.5। उसके बाद इसी तरीके से कार्बन है, कार्बन का आप सभी का कैल्शियम है Ca, ये कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे कैल्शियम है तो इसका हो जाएगा 40, प्लस यहाँ पे कार्बन है तो 12, और फिर ऑक्सीजन का 3 है तो 3 × 16। कुछ नहीं, इन्हीं को इक्वेट कर लो। ये आ जाएगा 16 3 48, 2 50, 10 60 40 100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 35 दूनी 70, 1 71, 111। ये वैल्यू हमेशा 100 आएगी, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब हमको ध्यान रखना है दूसरी चीज़ कि अब हम इसको ग्राम के अंदर कंसीडर करने वाले हैं और 1000 ग्राम के रेफरेंस में। यानी हम कह सकते हैं कि 1000 ग्राम कठोर जल लिया है, ठीक है। उसमें हम लिख देता हूँ 1000 ग्राम कठोर जल है। कठोर जल में 111 ग्राम CaCl2 के समतुल्य, यानी कह सकते हैं कि बराबर, इक्वेट, ठीक है। 100 ग्राम, यहाँ पे इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, 100 ग्राम CaCO3, ठीक है, 100 ग्राम CaCO3। क्लियर है बात? यानी 1000 ग्राम कठोर जल लिया है जिसमें 111 ग्राम CaCl2 के समतुल्य 100 ग्राम आप सभी का क्या है? 111 ग्राम CaCl2 के समतुल्य में 100 ग्राम CaCO3 है। अगर हम 1000 ग्राम दिया हुआ है, 111 ग्राम CaCl2 के समतुल्य 1000 ग्राम CaCO3 है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो दिया है 1.1 ग्राम 1.1 mg पर लीटर CaCl2 के समतुल्य अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? देखो, अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो 1 ग्राम के समतुल्य निकाल लो, ठीक है। 1 ग्राम
CaCl2 के समतुल्य, 1 ग्राम के समतुल्य निकालोगे तो क्या आएगा? आप सभी यहाँ पे देखो, 1 ग्राम के 111 ग्राम के समतुल्य 100 ग्राम हुआ, तो 111 की जगह पे अगर 1 ग्राम यूज करोगे आप सभी तो क्या हो जाएगा कि 100/111 हो गया। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में दिया है 1.11, तो 1.11 के समतुल्य निकालोगे, 1.11 ग्राम CaCl2 के समतुल्य क्या हो जाएगा? 100/111 गुरे 1.11, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे 1000 ग्राम के कठोर जल में यूज कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे अब 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम कठोर जल के समतुल्य यूज कर रहे हैं, ठीक है, 1 ग्राम कठोर जल के समतुल्य यूज कर रहे हैं। अब देखो 1 ग्राम के जब समतुल्य यूज करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम पड़ गया बट कोई बात नहीं, चीज़ों को हम समझाते हैं। जब 1000 ग्राम था तो ये आया। अब जब 1 ग्राम कठोर जल हो गया, 1 ग्राम कठोर जल हो गया, और उसके साथ साथ, ठीक है, ये आगे वाला प्रोसेस जो 1.11 ग्राम CaCl2 है, ठीक है, ये चीज़ तो एज इट इज ऐड हो जाएगा, ठीक है। 1 ग्राम कठोर जल तथा 1.11 ग्राम CaCl2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम आगे लिखते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम लिखेंगे 100/111 था गुणे 1.11 था, लेकिन जब हम 1000 ग्राम के लिए लगा रहे थे तो ये आ रहा था, लेकिन हम 1 ग्राम के लिए कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 100/111 गुणे 1.11/1000, ठीक है। क्लियर है बात? अब जब जैसे कि ऊपर मैंने बताया था कि जब ppm में हम फाइंड करते हैं तो 10⁶ ग्राम में यूज करते हैं, ठीक है। तो 10⁶ के लिए यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁶ के लिए यूज करेंगे तो 100/111 गुणे 1.1 अपान में 1000 इंटू में हो जाएगा 10⁶, ठीक है, इंटू में 10⁶, यानी हम इस वैल्यू को अब 1 ग्राम के लिए यूज कर लिया था, 1 ग्राम के लिए फाइंड कर लिया था तो इतना आया था, तो 10⁶ के लिए इंटू में 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया, बस कुछ नहीं करना है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया। अब यहाँ पे देखोगे 10⁶ है, ठीक है, और यहाँ पे 1 जीरो है, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं, कुछ नहीं करना है। 1.11 है, इसमें हम क्या कर लेंगे, अगर हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे 10², ठीक है, कैलकुलेटर से देख लीजिएगा तो ये कट जाएगा आपस में, क्योंकि 111 बन जाएगा। और नीचे अगर आप गुणा नहीं करेंगे, भाग देंगे, ठीक है, ठीक है। अगर हम 10 का स्क्वायर से भाग दे देंगे तो ये 111 बन जाएगा, और 111 आपस में कट जाएगा। अब ये 2 से ये कट गया, तो यहाँ पे बचा 4, और 1 10 से ये कट गया, तो ये टोटल बच गया 10⁻3, यानी यहाँ पे बच गया 1000 ppm। ये आपका क्या आ गया? फाइनल आंसर, ठीक है। तो इतना आप सभी का प्रोसेस था, ऊपर से लेकर नीचे तक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो देखिए, ये BTUP का क्वेश्चन है, ड्यूलोंग फार्मूला के बेसिस पे दिया गया है, और ऑलरेडी इन्होंने मेंशन भी कर रखा है ड्यूलोंग फार्मूले को, कि आप ड्यूलोंग फार्मूले को यूज करके आप आंसर निकाल के दीजिए। और यहाँ पे HCB और LCB दोनों फाइंड करना है। इस सैंपल ऑफ कोल कंटेंट 70% आपका कार्बन है, 8% ऑक्सीजन है, 10% हाइड्रोजन है, 3% नाइट्रोजन है, 2% सल्फर है, एंड 7% क्या है आपका एक्स्ट्रा कुछ है, ठीक है, एस है, धूल है, ठीक है। तो कैलकुलेट HCB एंड LCB यूजिंग ड्यूलोंग फार्मूला, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ईजिली है, बहुत इजी है, और बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आइए हम ड्यूलोंग फार्मूले को यहाँ पे नोट करते हैं, जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को बता भी रखा है, फिर भी मैं लास्ट है इसको करके दिखा देता हूँ। HCB बराबर 1/100 यहाँ पे हो जाएगा 8080, ठीक है, इंटू में C रहेगा 8080, थोड़ा स्पेस को कम करने के लिए C लिख देते हैं, प्लस 34500 H - O/8
प्लस 22,400 इंटू में एस। मुझे लगता है कि बहुत इजी सा है फॉर्मूला और आराम से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, 22,400 नहीं रहेगा, 2240 एस रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट से वैल्यूज़ को नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम जूम इन कर लेंगे, जूम आउट कर लेंगे। 1/100 कर दिया हमने। 8080 में कार्बन का गुणा कर लीजिए, 70 है, प्लस 34,500 में हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 10%, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 8%, अपान 8 कर लीजिए। ठीक है, और 2240 इंटू में एस कितना है, सल्फर 2% है। अब कैलकुलेशन में मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 8 से 8 कट गया, एक बार वैल्यूज़ को मिला लीजिएगा। कार्बन 70% है, ऑक्सीजन 8 है, 10% हाइड्रोजन है और 2% सल्फर है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। 8080 में 70 का गुणा करो। ठीक है, और यहाँ पे 8080 इंटू में 70 प्लस 34,500 इंटू में 10 - 1 इंटू 9 हो गया, प्लस 2240 इंटू 2 और अपान में 100। यही आपका आएगा HCB। चलो हम इसका आंसर निकाल के बताते हैं। तो हमने कैलकुलेशन कर दिया है, देख लीजिएगा खुद से भी, आप गुणा वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, 8080 का 70 में किया, 34,500 का 9 में किया और 2240 का 2 में किया, सबको तीनों को जोड़ के बटे 100 से डिवाइड कर दिया हमने। तो यहाँ पे 8,805.8। ठीक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई, HCB की वैल्यू यहाँ पे आप सभी को मिल गई। अब हम LCB की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है, LCB की वैल्यू फाइंड करना और आसान है। HCB माइनस 0.09 इंटू में H इंटू में आपका आता है, ठीक है, इंटू में आपका आता है 587। ठीक है, चलिए बस HCB की वैल्यू है 8,805.8 माइनस 0.09 इंटू में H की वैल्यू कितनी है, H परसेंटेज कितना है 10% H इंटू में 587। बस इन तीनों का गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और HCB से माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया LCB की वैल्यू और यहाँ पे आ गई HCB की वैल्यू। ठीक है, तो ये था ड्यूलोंग फार्मूले के बेसिस पे आपका न्यूमेरिकल, जो कि BTUP का न्यूमेरिकल था। मुझे आशा है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ फोकस करते हैं। अब ईंधन के इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस टाइप का न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये ड्यूलोंग के फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल आया हुआ है और यही न्यूमेरिकल आप सभी के एग्जामिनेशन में आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सभी का जो सिलेबस है वो फिलहाल के लिए ड्यूलोंग के फॉर्मूले के बेसिस पे हो गया है। ठीक है, ड्यूलोंग्स फार्मूला, और ड्यूलोंग्स फार्मूला अगर याद है तो आपको 2 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ड्यूलोंग के फॉर्मूले को याद कर लो, इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत इजीली आप सभी से बन जाएंगे। तो पहले हम ड्यूलोंग के फॉर्मूले को बताते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ड्यूलोंग के फॉर्मूले से दोनों चीज़ निकल जाएगा, एक HCB और एक LCB। तो दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, फटाफट से हम नोट करते हैं। ठीक है, HCB का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, पेन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको ईजिली चीज़ें दिख पाएँ। ठीक है, फॉर्मूला है 1/100। ठीक है, 8080 कार्बन। अब क्या मतलब है इसका, 8080 इंटू में कार्बन परसेंटेज, यानी 8080 में कार्बन परसेंटेज का गुणा कर देना है आपको। उसके बाद आपको फिर आगे क्या लिखना है, आगे है 34,500 H माइनस O/8। ठीक है, प्लस 22,400। अब ये चीज़ कन्फ्यूजन कर रही है क्या, 22,400 इंटू S। चलो एक बार इसको थोड़ा सही कर देते हैं, 22,400 इंटू S। अब जैसे कि मैंने, अगर मेरा नोट्स जिसने लिया है उसको भी पता होगा कि यहाँ पे 22,400 S मैंने लिखा हुआ है, जो कि आपके
बुक में दिया हुआ है पॉलिटेक्निक के, लेकिन एक्चुअल में जो ये फॉर्मूला होता है वो 22,400S नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, ये 2240S होता है। ठीक है, कितना होता है? 2240S होता है। तो इसको स्टैंडर्ड वैल्यू माननी। क्रिस्टल क्लियर है भैया? अगर आप नोट्स लिए होंगे तो वहाँ पर भी जा करके देख लीजिएगा और उसको एडिट कर लीजिएगा, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा। खैर, ड्यूलोंग के फॉर्मूले को याद करने का मतलब ये कि न्यूमेरिकल आना है और न्यूमेरिकल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आपको एच सी बी यहाँ पर फाइंड करनी है और लगे हाथ में यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ एल सी बी। ठीक है, एल सी बी इसको भी ऐड कर देता हूँ, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको एच सी बी और एल सी बी दोनों फाइंड करिए। ठीक है, अब देखो एल सी बी के लिए आप सभी को क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन का परसेंटेज होना चाहिए जो कि गिवन है। ठीक है, और एल सी बी के लिए एल सी बी के लिए हाइड्रोजन का परसेंटेज जो कि गिवन है। अभी मैं उस फॉर्मूले को नोट करता हूँ। अगर एच सी बी की बात करें तो हाइड्रोजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है, सल्फर का परसेंटेज दिया हुआ है, कार्बन का भी परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से हम ऐड करते हैं चीज़ों को और सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं, 1/100 लिखते हैं। 8080 में कार्बन परसेंटेज यानी 85.8 का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 34,500 है। ठीक है, H माइनस ओ बाई 8 12.5 माइनस ओ कितना है? वो है आपका 0.2%। ठीक है, 0.2% अपान में। ठीक है, अपान में आप सभी का दिया हुआ है क्या? आपका अपान में दिया हुआ है 8। ठीक है, फार्मूले में प्लस 2240 इंटू सल्फर की वैल्यू कितनी है? 1.5 और ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो चलिए फटाफट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया है इसको हटा देते हैं और ऊपर से हमारा कोई मतलब नहीं क्योंकि हमने सारी वैल्यूज़ को लिख लिया है। अब हमारा काम है इसको गुणा भाग जोड़ घटाना करके आंसर को निकालना। ठीक है, 8080 में 85.8 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? ये चीज़ करिए आप लोग। ठीक है, हम आपको लिख के देते हैं 693। हम कैल्सी में कर रहे हैं, आप लोग को करना पड़ेगा क्योंकि कैल्सी तो मिलना नहीं है आपको। ठीक है, कैल्सी तो वहाँ पे नहीं मिलना है। 693864। ठीक है, इसी का तो नंबर मिलेगा आपको। अब ये 34,500 एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, अब 0.2 भाई बटे 8 करोगे तो कितना आएगा? ठीक है, 0.2 बटे 8 करो क्योंकि 12.5 एज इट इज लिख दो और 0.2 बटे 8 कर लो तो ये आ जाएगा 0.025 प्लस में 2240 गुणे 1.5 करोगे तो ये आ जाएगा 3360। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। 12.5 में से अगर आप घटाओगे 0.025 तो कितना आएगा? ये आएगा 12.475। कितना? 12.475। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए हम। ठीक है, 34,500 में 12.475 का मल्टीप्लाई करके लिखिए, 1/100 कर लीजिए, 693,864 कर लीजिए और 34,500 में इतने का कर लो मल्टीप्लाई 12.475 का तो ये आ जाएगा 430,387.5 प्लस आपका आ जाएगा 3360। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, तीनों को आपस में जोड़ के डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम जोड़ लेते हैं। आ गया हमारा कितना? 1127 ठीक है, 0.5 और बटे कर दिया 100। बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा 11276.1 क्योंकि 2 जीरो इधर 2 दशमलव इधर खिसक जाएगा, ये 0.5 जो है वो 6 के बाद आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, और 0.115 भी लिख सकते हो इसको और ये आंसर आ जाएगा आपका किलो जूल पर केजी। बहुत प्यारा सा है, हमने एचसीबी फाइंड कर लिया है। लेकिन अब हमें एचसीबी नहीं एलसीबी को भी फाइंड करना है जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, तो एलसीबी को कैसे फाइंड करेंगे उसका भी फॉर्मूला है, फॉर्मूले को नोट करिए, आ जाएगा एलसीबी भी। तो एलसीबी लिख दिया हमने। एलसीबी का फॉर्मूला होता है HCV माइनस, ठीक है, HCB माइनस
0.09H इंटू में 587, ठीक है। अब बस आपको HCB की वैल्यू कितनी है, 11276.115 माइनस जीरो, हाइड्रोजन की परसेंटेज आपको देखनी है बस 12.5 है, ठीक है। तो 0.09 इंटू 12.5 इंटू में 587, ठीक है। बस इन दोनों का आपस में गुणा करो और इंटू में 587 का गुणा करो और माइनस कर दो, बहुत इजीली आप सभी फाइंड कर पाओगे, ठीक है। चलिए फटाफट से करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का गुणा जब आपने किया तो कितना आंसर निकल के आया आप सभी का, ये आपका निकल के आया, हमने कैलसी में कर लिया है 660.375। अब आपको क्या करना है, बस 11,276.115 इससे क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो हम कैलसी में माइनस कर लेते हैं, ठीक है। माइनस कर लेते हैं आपका 11,276.115, तो ये आपका आ गया 10,615.74, ठीक है, किलो जूल पर केजी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 11,276 आया हायर कैलोरीफिक वैल्यू, 10,615.74 आया लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में हमने सॉल्व भी किया है और ये BTUP में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप सभी देखेंगे, पहला नंबर तो जो हिंदी और इंग्लिश का चक्कर है उसको समझ लो। जो हिंदी और इंग्लिश का चक्कर है, कुछ नहीं हिंदी और इंग्लिश में रखा है, मैं चीज़ों को समझाऊंगा, आप समझ जाओगे आराम से, ठीक है। चलिए हम आपको समझाते हैं। इसमें है कि 4.5, ठीक है, 4.5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, यानी 4.5 किलो कोई फ्यूल है जो कि जलता है और जलने के बाद 1,80,000, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,80,000 किलो जूल पर हीट एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कब करता है, जब ये 4.5 किलोग्राम जो फ्यूल है वो कंप्लीट कंबस्चन करता है, यानी कंप्लीटली जलता है। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, यानी हमको CB फाइंड करना है। बहुत इजी है, आइए दोनों वैल्यूज को समझ लेते हैं। पहला मैं लिख लेता हूं मास ऑफ फ्यूल, क्या, मास ऑफ फ्यूल। मास ऑफ फ्यूल का मतलब जो भी हमारा फ्यूल है उस कितने मास का है, यानी कितना उसका द्रव्यमान है, यानी ईंधन का द्रव्यमान कितना है, तो वो है 4.5 किलोग्राम। उसके बाद आपका जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, हीट का प्रोड्यूस का मतलब जो ऊष्मा है वो कितनी है, तो आपको दिख रहा होगा 1,80,000 है, ठीक है, क्लियर है, 4 जीरो है, ठीक है। चलो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू का, कैलोरीफिक वैल्यू बराबर होता है हीट प्रोड्यूस अपान मास, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लिख देता हूं पूरा, हीट प्रोड्यूस्ड यानी कितनी हीट निकली, और मास ऑफ फ्यूल कितना मास है, ठीक है। चलो अब कैलोरीफिक वैल्यू बराबर क्या हो गया, 18,1,2,3,4, 4 जीरो यहाँ पे लगा दिया, और अपान में मास ऑफ फ्यूल कितना है 4.5, बस डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4.5, यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये बचा 4 जीरो, ठीक है, तो 4 जीरो एज इट इज उतार दो। तो ये आपका आ गया कैलोरीफिक वैल्यू, और इसको लिखते हैं किलो जूल पर केजी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत इजीली मैंने समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन आप सभी को बहुत इजीली मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। BTUP 2024 का न्यूमेरिकल है, हार नहीं माननी है, अच्छे से समझना है। आपने 0.935 ग्राम का एक फ्यूल लिया, ठीक है, ईंधन को लिया और उसको हमने क्या किया, जलाया। जब कंप्लीट कंबशन का मतलब पूरा जल गया, किसकी उपस्थिति में, इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर कंटेनिंग
जो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर है वो 1365 ग्राम वाटर था और 2.4 ग्राम टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है। कैलकुलेट HCB ऑफ फ्यूल इफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर इज 135 ग्राम। एक एक वैल्यू को लिखता हूँ, समझ में आएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब ये है कि सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। पहले टेम्परेचर आपका 26 था, अब हो गया आप सभी का 26 से बढ़ के 28.4। ये आपका हो गया T2, ये हो गया T1। तो आपका डेल्टा T बराबर होता है T2 माइनस T1, यानी 28.4 माइनस 26 करोगे तो क्या आएगा, 2.4 ही तो आएगा। तो यही डेल्टा टी की वैल्यू उठा के दे दिया, बाकी पोर्शन आपका हटा दिया। तो बहुत इजी वे में है, आप सभी को कुछ करना भी नहीं है, डायरेक्ट डेल्टा टी की वैल्यू को गिवन किया है। आइए, ऊपर न्यूमेरिकल को हमने समझाया है, लेकिन फिर भी आपको एक एक चीज़ को हम लिख करके समझाऊंगा। फ्यूल कितना है हमारा, फ्यूल हमारा है 0.935 ग्राम। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया है कि स्मॉल डब्लू से फ्यूल मास यानी फ्यूल का द्रव्यमान को हम स्मॉल डब्लू से डिनोट करेंगे और उसको हम लिख रहे हैं 0.935 ग्राम। क्रिस्टल क्लियर है भाई। उसके बाद हमारा जो इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है कितना, 2.4 ऑन सेंटीग्रेड। उसके बाद हमारा तीसरा है कितना हमने वाटर को गर्म किया था, तो वो हमने वाटर को गर्म किया था 1365 ग्राम को, यानी हम कैपिटल डब्लू यानी वाटर जो है जिस वाटर का द्रव्यमान था जिसको हमने गर्म किया, जिसका टेम्परेचर 2.4 ऑन सेंटीग्रेड बढ़ा, वो है 1365 ग्राम। ठीक है, 1365 ग्राम। उसके बाद आपका अगला वैल्यू जो है वो है वाटर इक्विवेलेंट, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m वाटर इक्विवेलेंट, जिसे जल तुल्यांक कहते हो आप, जल तुल्यांक। ठीक है, उसकी वैल्यू है 135 ग्राम। बस चारों वैल्यू मिल गई। क्यू की वैल्यू आराम से आप फाइंड कर सकते हो। क्या क्यू की वैल्यू कैसे निकलती है, ऑलरेडी मैंने बता भी रखा है कि आपको स्मॉल m प्लस कैपिटल W इंटू में डेल्टा T और अपान में आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल w। ये कैपिटल W है और स्मॉल w है। कैपिटल W का मतलब जल का भार, तो 135 प्लस कैपिटल W है 1365 इंटू में डेल्टा टी है 2.4, स्मॉल w है 0.935। बस भैया कर लो गुणा भाग, आंसर आ जाएगा, करके बता देता हूँ। तो हमने कैलकुलेशन को कर लिया है, इन दोनों को हमने जोड़ा तो 1500 आया। फिर डेल्टा टी की वैल्यू 2.4 थी तो गुणा कर दिया एज इट इज, और अपान में 0.935 था। इन दोनों का गुणा किया तो 3600 बटे 0.935 आया, डिवाइड किया तो 3850.26 आया, और कैलोरी पर ग्राम हमारा आपका हो गया यूनिट। ठीक है भैया। अब दूसरे टाइप का जो न्यूमेरिकल आएगा वो आएगा बॉम्ब कैलोरीमीटर से। ठीक है, ये आपका बंद कैलोरीमीटर जो लिखा है ये होता है हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, अब हम बॉम्ब कैलोरीमीटर के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे, इसको हम आप सभी को समझाएंगे। पहले इसके हम नोमेनक्लेचर को समझेंगे। नोमेनक्लेचर समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि किसको क्या लिखते हैं। 0 पॉइंट, पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप अच्छे से, तब समझ में आएगा। 0.72 ग्राम ईंधन को, यानी कोई भी ईंधन लिया हमने 0.72 ग्राम ईंधन को एक बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक बंद कैलोरीमीटर के अंदर हमने क्या किया, रख करके जलाया, जिससे कोई भी जल का तापमान पहले इतना था, अब उससे हो गया इतना। ठीक है, कोई भी ठंडा पानी था, अब उसको आपने गर्म किया 0.72 ग्राम ईंधन लेकर के, तो वो 2 सेंटीग्रेड पहले उसका टेम्परेचर था, फिर अब वो 27 तक पहुंच गया। ईंधन में 80% हम कार्बन रखे हैं, और जो जल का द्रव्यमान है, कितना पानी हमने गर्म किया है, यहाँ पे 250 ग्राम पानी है, और जल का तुल्यांक जो है वो 150 ग्राम है, तो हमको ज्ञात करना है HCB। ठीक है, तो आइए पहले हम समझते हैं कि किसको क्या लिखते हैं, फिर हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आइए एक एक चीज़ को हम समझाते हैं। जो ईंधन का भार है, ठीक है, ईंधन का भार उसको हम स्मॉल w से लिखते हैं। ठीक है, तो ईंधन का भार यहाँ पे कितना दिया गया है आप सभी का, तो यहाँ पे ईंधन का भार है 0.72 ग्राम। ठीक है, नीचे लिखता हूँ ईंधन का भार। ठीक है, ईंधन का भार कितना हो गया, ये
ये पहले तो आप इसको लिखते हो स्मॉल डब्लू से, ठीक है। ये हो गया आपका 0.72 ग्राम। दूसरा आप सभी का उसके बाद क्या आता है, जल का तापमान 2.1 से 27.3 अंश सेंटीग्रेड तक बढ़ता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, T2 माइनस T1, ठीक है। ठीक है, ये इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ, T2 माइनस T1 बराबर इसे हम डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस इसको हम लिखते हैं। और T2 कितना है, 27.3 माइनस 2.1। अभी इसको हम माइनस कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, खैर छोड़ो, आगे हम देखते हैं। उसके बाद ईंधन में 80% कार्बन है। अभी इसको छोड़िए। जल का द्रव्यमान 250 ग्राम है। क्या, जल का द्रव्यमान, ठीक है। जल का भार, जल के भार का, जल का भार जो है उसको हम लिखते हैं कैपिटल डब्लू। ये है आपका 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम। उसके बाद आपका तुल्यांक, जल का तुल्यांक जो है, जल तुल्यांक, इसको हम लिखते हैं स्मॉल डब्लू से। किससे, स्मॉल एम से, सॉरी स्मॉल डब्लू नहीं, स्मॉल एम से, ठीक है। स्मॉल एम की वैल्यू कितना है, 150 ग्राम, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला यूज होगा इस पे। क्या यूज होगा, फॉर्मूला। तो आइए फॉर्मूले को हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऊष्मीय मान, ठीक है। क्या, ऊष्मीय मान, इसको फिलहाल के लिए हमने यहाँ से डिनोट कर दिया क्यू से। ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, m प्लस डब्लू, ठीक है। m प्लस डब्लू में कौन सा, कैपिटल डब्लू, कौन सा डब्लू, कैपिटल डब्लू, ठीक है, कैपिटल डब्लू, इनटू में डेल्टा टी, यानी हम T2 माइनस T1 को डेल्टा टी लिखते हैं, और स्मॉल डब्लू अपान में स्मॉल डब्लू यानी ईंधन का भार। तो फटाफट से टाइप करिए एक एक चीज़ों को। 0.72, कैपिटल डब्लू कितना है, 250, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 हमारा कितना है, ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। 2.1 से 27 तक बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 27.3 से 2.1 घटाइए, कितना आ रहा है, ये आ गया 25.2, ठीक है। अपान में स्मॉल डब्लू कितना है, 0.72। बस इन सब को हमको क्या करना है, इन सब को हमको कर लेना है जोड़ घटाव, ठीक है, जोड़ घटाव कर लेना है बस। अगर आप लोग गौर करेंगे तो ये जो स्मॉल m है, इसकी वैल्यू 0.72 नहीं है, इसकी वैल्यू है 150, ठीक है, आपको भी ध्यान देना चाहिए। और स्मॉल w की वैल्यू 0.72 हमने ऑलरेडी नोट कर रखी है। तो 250 प्लस 150 ये हो गया 400, ठीक है, इनटू में हो गया 25.2 और अपान में हो गया 0.72। आई एम राइट, कोई दिक्कत तो नहीं, कैलकुलेशन में आपका कोई भी दिक्कत तो नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसी को हमको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो करके देखते हैं हम। 25.2 है, इनटू में है आपका 400 और भागे में है 0.72। तो आपका आ गया टोटल, यहाँ पे टोटल आ रहा है 14,000। क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे में आ रहा है 14,000, ठीक है, 14,000। और आप यूनिट जो लिखोगे यहाँ पे, कैलोरी पर ग्राम। देखो कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हमें भी एक एक चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है, और आप उस चीज़ को देख सकते हो। बाकी आपका सिस्टम सही होना चाहिए, टेक्निक सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लास्ट टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल हमारा रहने वाला है। ये न्यूमेरिकल हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, और इसके हम BTUP के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और पहले एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए गिवन है क्या क्या, हमारा 2 एम्पियर की हमारी विद्युत धारा को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। ध्यान रहे हमेशा इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। और जो विलियन है वो हमारा CuSO4 का विलियन है, ठीक है।
कैथोड पर जमा हुए कॉपर के द्रव्यमान की गणना करनी है। ठीक है, जो हमारा कैथोड है उस पर हमारे कितने मास जमा हुए उसकी गणना करनी है। तो हम कैसे कैसे करेंगे उसको समझो। पहले देखो, जब हमें जमा हुआ द्रव्यमान निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है मास बराबर जेड इंटू क्यू। ठीक है, मास बराबर जेड इंटू क्यू। अब हमें ये जेड की वैल्यू मिल जाए और क्यू की वैल्यू मिल जाए तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब पहले हमें सबसे सिंपल हमारा रहेगा क्यू। ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को बचपन से ही आता होगा, क्यू बराबर निकलता है आई टी। ठीक है, अगर आप सभी यहाँ पे देखोगे तो आई दिया है 2 एम्पियर। ठीक है, तो चलिए आई को हम लिख लेते हैं 2 एम्पियर, और टी दिया हुआ है 30 मिनट, लेकिन हम 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करेंगे। तो 30 गुणे 60 करोगे कितना आएगा, 6×3=18, यानी आपका आ जाएगा 1800। और अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 3600। तो क्यू की वैल्यू तो मिल गई 3600। ठीक है, क्यू की वैल्यू मिल गई 3600 रुपये। ठीक है, अब हमें जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। अब अगर आप सभी फैराडे का फर्स्ट लॉ जान रहे हो, ठीक है, तो फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या होता है, फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मूला आपको ज़रूर याद होना चाहिए। जेड बराबर होता है m/nf। ठीक है, m/nf। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये है आपका फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, फैराडे का कांस्टेंट है। अब यम क्या है आप सभी का, ध्यान दीजिएगा, जो ये दिया हुआ है ना मोलर द्रव्यमान, ठीक है, ये m की वैल्यू गिवन है। अब n कहाँ से मिलेगा, ठीक है, अगर आप सभी को पता हो तो कॉपर को हमेशा हम Cu2+ लिखते हैं। ठीक है, Cu2+ लिखते हैं, तो इसका n यानी जो है वो है आपका संयोजकता, यानी n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, n की वैल्यू आ गई 2, और m की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, m यहाँ पे लिख देते हैं 63.5। और f फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को ये पता होना चाहिए, 96485। बस, अब आपको z का भी वैल्यू फाइंड हो गया और q भी फाइंड हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है आपकी 63.5, अपान में n की वैल्यू है 2, f की वैल्यू है 96,485। ठीक है, चलो, तो ये आपका हो गया टोटल। ठीक है, 63.5 अपान 2 इंटू 96,485। तो हमने गुणा कर लिया, इनका आपस में गुणा कर लिए तो ये आ गया, और ऊपर में 63.5 था, जब हमने डिवाइड किया तो 0.00329 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है ये m। ठीक है, तो हम m निकालेंगे, z की वैल्यू है 0.0000329 इंटू में। ठीक है, इंटू में आपका आ गया q की वैल्यू थी 3600। बस आपको क्या करना है, गुणा कर देना है 3600 से। ठीक है, 3600 से गुणा किया जैसे ही हमने, तो आपका m की वैल्यू आ गया 1.18। ठीक है, 4, और ये आपका ग्राम में आ गया। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया पहले क्वेश्चन का। मुझे आशा है कि बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए हमारा एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उस नेक्स्ट न्यूमेरिकल को समझते हैं। ये आपका फैराडे के सेकेंड लॉ के ऊपर टोटली बेस्ड है, फैराडे का सेकेंड लॉ है उसके ऊपर टोटली बेस्ड है। इसमें हमारा दो चीज़ दिया हुआ है, CuSO4 और AgNO3 का विलयन दिया हुआ है। इसमें एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। तो कापर जो जमा हो रहा है वो 3.175 ग्राम हो रहा है। तो इसी तरीके से सिल्वर कितना जमा होगा ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं बहुत आसानी से, M1/M2 बराबर E1/E2। ठीक है, ये दो चीज़ है। आप सभी कह रहे होगे कि ये क्या क्या आप लिख रहे हो, कुछ नहीं, आपसे M1 की वैल्यू, सपोज CuSO4 का जो द्रव्यमान जमा हुआ है वो दिया हुआ है 3.175। ठीक है, तो M1 3.175। ठीक है, तो M1 आपका CuSO4 वाला हो गया, और M2 हो गया हमारा जो पूछ रहा है, यानी M2 हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है,
M1 हमारा CuSO4 वाला हो गया, यानी आपका कॉपर का हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 3.175। ठीक है भैया। अब E1 E2 क्या है, ये है तुल्यांकी भार। क्या है भैया, तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, आइए समझाते हैं। तुल्यांकी भार को हम ई से डिनोट करते हैं। पहले हम किसके लिए निकाल लेते हैं, ऊपर हमारा है किसके लिए, कॉपर के लिए, तो ई कॉपर के लिए निकालते हैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार, परमाणु भार बटे संयोजकता। ठीक है, संयोजकता। ठीक है भैया, परमाणु भार बटे संयोजकता। यहाँ पे आप सभी कॉपर का परमाणु भार देखेंगे तो आता है 63.5। ठीक है, और अगर संयोजकता देखोगे आप सभी, ठीक है, तो आपका आता है कॉपर में Cu2+ होता है तो 2। तो ये तुल्यांकी भार कॉपर के लिए निकल के आ गया 31.75। क्या निकल के आ गया भाई, 31.75। इसी तरीके से अगर हम Ag के लिए निकालें, ठीक है, कॉपर को Cu से लिख दो, Ag के लिए निकालें, ठीक है, तो इसका परमाणु भार कितना होता है 108, और इसकी संयोजकता Ag के लिए 1। अभी ऑलरेडी आप सभी को हमने बताया भी था कि Ag में सिर्फ एक ही रहता है, तो 108, और ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ये गिवन होगा। तो हमें 3 चीज़ मिल गया, एक चीज़ फाइंड करना है, बहुत इजीली आप फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे फाइंड, ये कुछ नहीं करना है, 3.175 अपान में M2 लिख लो। M2 किसका है, Ag का है, और बराबर में क्या है 31.75, क्योंकि ये हमारा ऊपर वाला कॉपर का है और नीचे क्या है हमारा सिल्वर का है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, मास ऑफ Ag कितना जमा होगा वो निकल के आ जाएगा। 108 में 3.175 का करो और बटे में 31.75 करो, तो 10.8 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी था, मुझे आशा है कि ये चीज़ आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। आइए एक सरल सा न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत सरल न्यूमेरिकल है। ठीक है, यहाँ पे आपका फिर से वही कॉपर सल्फेट CuSO4 का एक जलीय विलयन है, जिसमें हमें 0.5 फैराडे विद्युत धारा गुजारी गई है। ठीक है, और उसमें हमें कॉपर की मात्रा का पता लगाना है। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आइए समझाते हैं एक चीज़। देखो, आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, तुल्यांकी भार। क्या फाइंड करना होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे कॉपर का तुल्यांकी भार फाइंड करना होगा। ठीक है, लिख देता हूँ, तुल्यांकी भार, और वो क्या होगा, ठीक है, कॉपर का परमाणु भार, जैसा कि मैंने बताया था कि 63.5 होता है, और उसकी संयोजकता 2। तो ये निकल के आ गई 31.75। याद रखना है कॉपर का तुल्यांकी भार, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यही यूज होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए, पूछा क्या गया है, पूछा गया है 0.5 फैराडे विद्युत धारा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये 1 फैराडे के लिए होता है। ठीक है, 1 फैराडे के लिए है ये 31.75। ठीक है, तो 1 फैराडे अगर हमारा है तो जो कॉपर का द्रव्यमान है यहाँ पे 31.75 आ रहा है। पूछ कितने के लिए रहा है, 0.5 यानी आधे के लिए। तो 0.5 फैराडे के लिए क्या होगा, 31.75 डिवाइड बाई कितना कर दीजिएगा, 3175 इंटू में 0.5, 0.5 का मतलब बटे 2 होता है, तो बटे 2 करो या 0.5 से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है, और आ जाएगा 15.875 ग्राम। भैया आंसर आ गया, हाँ सही कह रहे हो, आंसर आ गया बाबू। चलो, तो चलिए अब BTUP के एक और न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। BTUP 2024 में आया हुआ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल हमारा कहता है कि 0.1978 ग्राम ऑफ कॉपर है जो हम डिपॉजिट करते हैं। कितना करंट यूज करते हैं, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर करंट यूज करते हैं 0.1978 ग्राम ऑफ कॉपर पर, और ये डिपॉजिट करता है 50 मिनट के अंदर। ठीक है, और हमें केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर ज्ञात करना है। पहले तो हमें ये जानना होगा कि केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ होता क्या है। तो केमिकल इक्विवेलेंट का मतलब होता है जेड, तो हमें जेड बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो चलिए जेड को हम फाइंड कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है उसको समझो। हमारा फॉर्मूला होता है m बराबर
ZIT अपान में 96,500। अब आप कहोगे कि ऊपर हमने 96,485 भी यूज किया है। देखो, आप 96,485 यूज करो या 96,500, दोनों को भी वैलिड माना गया है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है भाई। तो ये हमारा फॉर्मूला है M बराबर ZIT अपान 96,500। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला को याद रखना है। अब हमें फाइंड Z करना है, तो Z को हम एज इट इज फाइंड कर लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम Z को जब फाइंड करेंगे तो 96,500 यानी 96,500 इंटू में M आ जाएगा और अपान में IT आ जाएगा। ठीक है, अब M की वैल्यू गिवन है, हमारा क्या है, M की वैल्यू 0.1978, जितना कि जैसा कि मैंने कई न्यूमेरिकल्स में बताया भी है कि जो स्मॉल m है वो आपका दिया होता है और जो कैपिटल M होता है वो आपको कह सकते हैं कि क्वेश्चन के बाद गिवन होता है, जिसे हम आप सभी को ऑलरेडी बता भी रखा कि मोलर द्रव्यमान है और ये द्रव्यमान होता है। ठीक है, और इनटू में हमारा हो गया कितना 0.1978 और अब अपान में हमारा, ठीक है, इसको बैक कर देते हैं हम, 9,006 सॉरी बार 9,006 निकल रहा है, खैर 96,500 है। ठीक है, और 0.1978 है हमारा और अपान में आई कितना है 0.2 एम्पियर यूज हुआ है। टाइम जैसा कि ऑलरेडी बताया है कि हमने सेकंड में हमेशा लिया जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो लिखा है 50 मिनट, अगर 50 में 60 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। तो ये हमारा 3,000 हो गया। बस इसी को फाइंड कर लो, इसी को सॉल्व कर लो। मुझे लगता है कि आप बहुत इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 96,500 में 0.1978 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 190 96,7 अपान में 3,000 में 0.2 का गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 600। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, हमको इसको डिवाइड कर लेना है तो ये आ जाएगा 31.8278। ठीक है, अब Z की वैल्यू तो हमको मिल गई, लेकिन हम भैया Z की वैल्यू की एक्यूरेट कैसे निकाले हैं वो चीज़ हम कैसे पता करेंगे। तो देखो, जो आपका केमिकल इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, वो होता क्या है एक्चुअल में, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ऊपर ही बताया था कि E बराबर जो होता है वो आपका एटॉमिक वेट जिसे हम कहते हैं, एटॉमिक वेट का मतलब परमाणु भार और अपान में संयोजकता। ठीक है, संयोजकता जो हम यहाँ पे केमिकल इक्विवेलेंट निकाले हैं उसी को लिख रहे हैं हम। ठीक हो, वहाँ पे हमने तुल्यांक भार लिखा था जब, तो हमारा कॉपर के लिए एटॉमिक वेट कितना आ रहा था, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि 63.5 आ रहा था मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और संयोजकता Cu2 प्लस होता है तो 2, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो 31 इतना ही आएगा और ये हमारा कह सकते हैं कि एक्यूरेट आंसर को कह सकते हैं डिनोट करता है। तो हमें बस कुछ नहीं याद करना था, हमें ये फॉर्मूला याद करना था M बराबर ZIT और आप सभी का अपान में 96,500। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा रंग पोत दिया है जिससे आपको ये अच्छी तरीके से याद रहेगा। क्रिस्टल क्लियर है भाई। चलो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो अप्लाइड केमिस्ट्री का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये भी BT UP एग्ज़ामिनेशन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी आप सभी के साथ समझने वाले हैं। गिवन क्या क्या है, इफ़ 50 मिली एम्पियर, जैसा कि हम यूज जो करते हैं वो यूज करते हैं एम्पियर में, तो एम्पियर में अगर हम यूज करते हैं तो उसको हम मिली एम्पियर को, यहाँ पे लिखा है 50 मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर। अब 50 मिलीमीटर होता है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग दे देंगे। मिली सेंटी डेसीमीटर, ठीक है, यानी सेंटी और डेसी यानी 2 खाना चल रहा है तो 100 से भाग दे रहे हैं। इस तरीके से मिली एम्पियर है तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसको 100 से भाग देंगे, 100 से
भाग देंगे। लेकिन आपने गौर किया होगा कि हमने जब गिना तो मिली सेंटी डेसीमीटर यानी सेंटी डेसीमीटर यानी हम 3 खाना चल रहे हैं, तो 100 से नहीं हम 1000 से भाग देंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है भाई। तो 0 पॉइंट आ जाएगा 05 एम्पियर। क्लियर है भाई। ये तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने में मुझे आशा है किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मेरी बात से अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा तो मैं फिर से कर देता हूँ कि अगर आपका मिली में है और आप 2 खाना चलते हैं तो मिली से आपने सेंटी पे चला तो 1 खाना, फिर सेंटी से डेसी पे चला 2 खाना, फिर डेसी से मीटर पे चला तो 3 खाना। तो इसी तरीके से आप मिली एम्पियर पे हो और एम्पियर पे जाने के लिए 3 खाने चलोगे, यानी आपने 1000 से डिवाइड किया तो 0.05 एम्पियर यहाँ पे आ चुका है। ये हमारा क्या आ गया, आई की वैल्यू। ठीक है भैया, आई की वैल्यू आ गई। और अगर यहाँ पे टी की वैल्यू गिवन है 60 मिनट, लेकिन हमको करना किससे गुणा है, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि 60 दिया है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी हो गया आपका 3600 सेकंड। तो लगे हाथ हम क्यू भी निकाल लेते हैं, क्यू बराबर आई टी हो गया 3600 कर लेते हैं इनटू में 0.05। ठीक है, गुणा कर लीजिए फटाफट से, गुणा करके बताता हूँ कैलसी में। ठीक है, 3600 गुणे 0.05 यानी आपका आ गया 180, यानी क्यू की वैल्यू तो आ गई 180। हमसे क्या पूछा गया है कि 50 मिली एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू कॉपर कॉलीमीटर 60 मिनट, अमाउंट ऑफ कॉपर, कितना अमाउंट ऑफ कॉपर जो है डिपॉजिट होता है उस क्षण के ऊपर। तो ऑलरेडी आप सभी को पता है कि स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं हम जो भी अमाउंट फाइंड कर रहे हैं, कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं हम क्या, मोलर द्रव्यमान। क्या डिनोट कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। और जैसा कि यहाँ पे कॉपर की बात हो रही है तो ऑलरेडी आपको अभी को क्वेश्चन में गिवन होगा या आपको याद होना चाहिए कि कैपिटल M का मोलर द्रव्यमान होता है 63.5। कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 63.5। अब हमको फाइंड करना है M, और M का फॉर्मूला होता है Z इंटू क्यू, यानी Q बराबर आई टी। तो Q तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, ठीक है भैया, लेकिन हमें Z फाइंड करना है। अब Z के लिए हमने ऑलरेडी कई बार फॉर्मूला बता भी रखा है कि Z बराबर होता है कैपिटल M अपान N इंटू एफ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैंने ऊपर भी ऑलरेडी आप सभी को बताया भी था कि कैपिटल M जो है हमारा, ठीक है, कैपिटल M है 63.5 और Cu 2 प्लस में होता है तो यानी इसकी 2 वैलेंसी है, और F की वैल्यू है 96,500 रख सकते हो या 485, कैलकुलेशन के लिए 96,500 रख सकते हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है भैया, तो बस इन्हीं को डिवाइड करके आंसर निकालो, Z की वैल्यू निकालो। तो Z की वैल्यू जो मेरे में आ रही है वो आ रही है 0.00, ठीक है, एक बार और 0 और आ रहा है 3294 भैया। ठीक है भैया, Z की वैल्यू आ गई। अब हमें M की वैल्यू फाइंड करना है, तो M बराबर Z हो गया 0.00, 3 बार 0 3294 इंटू में Q की वैल्यू कितनी है 180। ठीक है, बस यही दोनों का गुणा करना है आपस में। ठीक है, आपका आपस में इनको गुणा कर लीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आया भैया, 0.05992 59292 59292 यहाँ पे ग्राम। मुझे आशा है कि बहुत इजीली आंसर आपका आ गया और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो ये न्यूमेरिकल वीडियो कैसी रही कमेंट करके बताइएगा, काफ़ी मेहनत से बनाया है आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पिछले वाले क्वेश्चन का अपोजिट है। पिछले वाले क्वेश्चन में Q बराबर आई टी से चल के M तक गए थे और यहाँ पे M से चल करके आई टी तक पहुँचेंगे। आइए समझते हैं कि एक चीज़ को। 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा यानी I की वैल्यू गिवन है। 1.5 ग्राम सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विलयन से जमाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विलयन से जमाने में सिल्वर को कितना टाइम लगेगा। दो चीज़ हमको गिवन है, एक आपका यहाँ पे गिवन है एम्पियर, ठीक है, और दूसरा हमें दिया हुआ है M की वैल्यू।
ठीक है, स्मॉल m की वैल्यू गिवन है, मोलर द्रव्यमान नहीं गिवन है। मोलर द्रव्यमान आपको गिवन है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है। तो Ag का जो मोलर द्रव्यमान होगा, ठीक है, Ag का जो वैल्यू होगा मोलर द्रव्यमान में वो होगा 107.87। ठीक है, क्लियर है। अब आइए सॉल्व करते हैं, हम सॉल्यूशन को एक एक करके निकालते हैं। ठीक है, दो चीज़ आपको पता है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपको स्मॉल m दिया है 1.5 ग्राम और यहाँ पे I की वैल्यू गिवन है 1.5 एम्पियर, ऐसे एज इट इज लिख देते हैं। आइए अब हम Ag की बात करें। ठीक है, तो Ag को हमेशा Ag प्लस लिखते हैं, तो आपको n की जो वैल्यू मिलेगी हमेशा 1 मिलेगी। ये भी क्लियर है, एकदम से क्रिस्टल क्लियर है। अब तो हमको करना क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि Q बराबर होता है IT, यानी आपको T निकालना है तो Q अपान I। ठीक है, अगर हमें Q मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि I तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी आप सभी को पता है कि Q निकलेगा कैसे, Q निकलेगा m/z से। कैसे, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, Q बराबर होता है m/z। ठीक है, m तो हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, m बराबर दिया है 1.5 ग्राम, लेकिन हमको z की वैल्यू चाहिए। अब z निकलेगा कैसे, आइए z को हम अभी तो निकाले थे, कैसे निकाले थे, m अपान nf से। z बराबर होता है स्मॉल m अपान n इंटू एफ। स्मॉल z बराबर होता है कैपिटल M। ठीक है, स्मॉल m नहीं कैपिटल M, जो कि मोलर द्रव्यमान होता है। यहाँ पे Ag का मोलर द्रव्यमान दिया है 1.7.87 दिया हुआ है, n की वैल्यू 1 है और फैराडे कांस्टेंट होता है 96485। कितना होता है, 96485। भाई डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। ठीक है, चलो तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो हमने डिवाइड कर लिया, वैल्यू आ रही है 0.00111। ठीक है, ये आपको z की वैल्यू मिल गई। स्मॉल m गिवन है हमको, तो q तो मिल जाएगा फटाक से, तो q हम निकाल लेते हैं। स्मॉल m दिया हुआ है 1.5 अपान 0.00111। ठीक है, 1.5 भागे 0.00111। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकल के वैल्यू आएगी क्यों की 1351.351। ठीक है, क्यू की वैल्यू मिल गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, Q बराबर IT। ठीक है, तो हमको T चाहिए, तो T बराबर Q अपान I। तो Q की वैल्यू कितनी गिवन है, 1351.351 और I की वैल्यू गिवन है क्या, 1.5। डिवाइड कर लो, कितना आएगा, डिवाइड करके देखते हैं। 1351.351 भागे 1.5 आपका आ गया 900.900। लेकिन आपको ये ऑलरेडी पता है कि ये आपका सेकंड में है, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो भाग दे दो 60 से, तो हमने इसको 60 से डिवाइड भी कर दिया, तो आपका आ गया 15.01 मिनट। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है भैया, बहुत इजीली 3-4 फॉर्मूले यूज हुए हैं, कुछ नहीं था। Q बराबर IT फॉर्मूला लगाया तो हमने T बराबर Q अपान I मिला, तो Q अगर हमको मिल जाता तो हमारा काम बन जाता। Q निकालने के लिए हमें M अपान Z यूज करना पड़ेगा, लेकिन हमको Z की वैल्यू नहीं पता था, तो Z को लिए हम M अपान NF यूज करेंगे। M की वैल्यू गिवन थी, N Ag के लिए 1 होता है, F ऑलरेडी हमको पता होना चाहिए, तो Q बराबर इससे Z निकल गया, और Z निकल गया तो हम M अपान Z कर लिए, क्योंकि M भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। और फिर Q बराबर IT यूज किया तो Q अपान 1.5 कर दिया, यानी एम्पियर से, तो आपका ऑलरेडी आपका 900 सेकेंड आ गया और फिर मिनट में कन्वर्ट कर लिया। चलिए, तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। तो चलिए फटाफट से हम BTUP से दोस्ती करते हैं और BTUP के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, BTUP का न्यूमेरिकल है कि हमको करंट की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी I फाइंड करना है। हमारा M की वैल्यू स्मॉल m की वैल्यू दिया है 10 ग्राम सिल्वर, और 2 आवर्स का वैल्यू का मतलब होता है कि 120 मिनट है, उसमें 60 का गुणा कर दो तो सेकंड आ जाएगा।
सॉल्यूशन हमारा AgNO3 का है, आइए समझते हैं। ठीक है, F की वैल्यू जानते ही हो आप सभी, 96,485 होगी। Ag है तो आप सभी को पता है कि Ag के लिए N की वैल्यू जो होती है 1 होती है। ठीक है, 10 ग्राम सिल्वर है, यानी स्मॉल m की वैल्यू हमारा 10 दिया हुआ है। अगर Ag है तो Ag के लिए हमारा कैपिटल M की वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए, ऐसे एग्जाम में दिया होता है। कैपिटल M का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान। ठीक है, लिख भी देता हूँ, ऑलरेडी मैंने न्यूमेरिकल में करा भी रखा है। मोलर द्रव्यमान है यहाँ पे। ठीक है, और आप सभी की उसकी वैल्यू जो गिवन होती है 107.87, और स्मॉल m ऑलरेडी आप सभी को पता है कि कितना सिल्वर यूज किया जा रहा है, तो वो 10 ग्राम सिल्वर यूज किया जा रहा है, ये हमें गिवन है। और टाइम हमको गिवन है 2 आवर्स, यानी 120 मिनट में 60 का गुणा करोगे तो 12 छंग 72 और डबल जीरो लगा दो, यानी हो गया आपका सेकंड। इतनी चीज़ें हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है क्या। अब इसको हम स्क्रॉल कर दें। ठीक है, अब इसका तो काम नहीं है, अब इसकी वैल्यू को देखना है, हमें फाइंड करना है आई की वैल्यू। अब ऑलरेडी पता है कि Q बराबर होता है IT, तो I बराबर होता है Q/T। ठीक है, और T तो हमको ऑलरेडी गिवन है, लेकिन हमको Q फाइंड करना है। अब Q फाइंड करने के लिए आप सभी को फाइंड करना पड़ेगा M/Z। Q बराबर होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, Q बराबर होता है M/Z। ठीक है, और M ऑलरेडी आप सभी को गिवन है। ठीक है, Q बराबर होता है M/Z, और M आपका स्मॉल m है तो ये गिवन है, लेकिन हमको Z फाइंड करना है। तो अब Z कैसे मिलेगा। Z के लिए हमने ऑलरेडी बताया है कि कैपिटल M/N × F। ठीक है, कैपिटल M का मतलब है मोलर द्रव्यमान 107.87 अपान में N की वैल्यू 1 होती है Ag के लिए, और F की वैल्यू है 96,485। आइए तुरंत फटाफट से इसको हम डिवाइड करके आंसर को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया। ठीक है, आप सभी को, ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया। चलो फटाफट से डिवाइड करते हैं। 107.87 भागे 96,485, तो ये आपका निकल के आएगा 0.00111, ठीक है, 79। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया जेड की वैल्यू। अब ऑलरेडी आप सभी को क्यू फाइंड करने के लिए आ गया, क्योंकि एम तो मिला हुआ है, तो क्यू फटाफट से फाइंड कर लेते हैं। क्यू बराबर एम की वैल्यू है 10 ग्राम और अपान 0.0011179। ठीक है, 1179। आइए डिवाइड करते हैं फटाफट से। 10 भागे 0.0011179। ठीक है, तो ये आपका आ गया 8945.34। अब हमको निकालना है आई, और आई के लिए हमारा होता है Q/T। तो आई Q तो मिल गया हमें 8945.34, और हमने तो T तो पहले ही फाइंड कर लिया था, यानी 7200 सेकेंड है हमारा। ठीक है, तो बस हम डिवाइड करके फटाफट से देख लेते हैं। 7200 से डिवाइड किया तो हमारा 1.24 एम्पियर आंसर आ चुका है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। मुझे आशा है कि बिल्कुल एकदम से क्रिस्टल क्लियर है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है।